Hello students, welcome to B2 Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा I welcome you all to the 8th lecture of ray optics. बेटा आज के लेक्चर में मैं कवर करने जा रहा हूँ प्रिज्म, राइट, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फिनोमिनास, करेक्ट। एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट प्रिज्म रिलेटेड जितने पॉसिबल फिनोमिनास हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा हम सब के सब आज कवर कर लेंगे, राइट। आई होप कि आपने पिछले 7 पार्ट बेटा देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लेना, देन ओनली यू विल बी एबल टू लिंक द एंटायर यूनिट। बेटा काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल हैव 2 to 3 क्वेश्चंस मिनिमम, करेक्ट। तो यानी कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, राइट। इजी यूनिट है, टफ नहीं है, लेंदी है, राइट। लेंदी का मतलब कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप देखें किसी भी कॉन्सेप्ट की कॉम्प्लिकेशन तो वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल या बिल्कुल बिलो एवरेज लेवल पे, यानी चैप्टर टफ नहीं है, थोड़ा लेंदी है बट स्कोरिंग है, करेक्ट। तो बेटा अगर आप प्रॉपरली सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड करोगे तो आई कैन एश्योर यू कि कहीं किसी तरह का कोई चैलेंज आएगा नहीं बेटा इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। और बेटा हमेशा की तरह मैं एक ही बात बोलूंगा, प्लीज, बिकॉज चैप्टर के कंप्लीशन पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट, तो आपने जो लेक्चर्स अटेंड किए हैं बेटा उनके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, उनको एक बार गो थ्रू करो, रिवाइज करो। आज के लेक्चर को भी बिल्कुल क्लास की तरह अटेंड करना, प्रॉपर नोट्स बनाना, करेक्ट। और उसके बाद बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकाल लो, बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं बेटा 2015 से लेके अभी तक के पिछले 5 से 7 साल के पेपर्स, और बेटा उन पेपर्स में से इस पूरे के पूरे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चंस निकालो और अब उनको सॉल्व करो, राइट। तब आपको आइडिया लग पाएगा कि जो थ्योरी हमने कवर की है, जो एग्जांपल्स हमने कवर किए हैं, उसकी हेल्प से क्या क्वेश्चंस कंप्लीट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। एंड आई कैन बेट यू बेटा, आई एम 100% श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व, आपसे सॉल्व हो जाएंगे, करेक्ट। तो प्लीज डू दिस एक्सरसाइज, इट्स अ मस्ट फॉर ऑल, राइट। तभी आपकी पढ़ाई कंप्लीट भी होगी, ठीक है। और इससे ज्यादा बेटा अभी के लिए मैं कुछ और नहीं बोलूंगा, आई स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द लेक्चर। हम क्लास के साथ स्टार्ट करते हैं। आई होप आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, प्रॉपर क्लास की तरह अटेंड कर रहे हो, राइट, पूरी एनर्जी के साथ, राइट। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह बेटा मैं यही बोलूंगा, प्लीज ब्रिंग बैक ऑल योर पॉजिटिव एनर्जी, करेक्ट। अपने ब्रेन को प्रॉपर एक हाइपर एक्टिव स्टेट में रखो, राइट, कामनेस के साथ, और क्लास को सिस्टमैटिकली अटेंड करो प्रॉपर टेबल चेयर पे बैठ करके, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद द क्लास, राइट। तो देखो सबसे पहले बेटा जहां तक प्रिज्म की बात है, राइट, तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि बेसिकली व्हाट इज अ प्रिज्म, होता क्या है, राइट, और उसके अलावा क्या क्या कॉमन टर्मिनोलॉजीज है ना। देखो कोई हड़बड़ी नहीं है, बहुत आराम से इसको करेंगे, बिल्कुल क्लास की तरह, प्लीज आप भी बिल्कुल वैसे ही करना है, राइट। तो देखो सबसे पहले जहां तक प्रिज्म की बात करते हैं, आई हैव ऑलरेडी रिटन द डेफिनेशन, मैंने लिखा है कि ऑप्टिकल प्रिज्म क्या होता है बेटा, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अच्छा, ये जो मीडियम होता है बेटा, ये क्या करता है, दो सरफेसेस के बीच में बाउंडेड होता है। बोले कि सर लेंस भी तो यही था, मैंने कहा बिल्कुल था, लेंस में स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड था। जब आप प्रिज्म की बात करते हो तो बेटा 2 प्लेन सरफेसेस से बाउंडेड होता है। तो लेंस और प्रिज्म में जो मेजर डिफरेंस है कि दोनों ही रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, दोनों ही 2 सरफेसेस में बाउंडेड है, बट लेंस स्फेरिकल सरफेस में बाउंडेड है और प्रिज्म 2 प्लेन सरफेसेस में बाउंडेड है। आई होप दिस इज क्लियर। बोले यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। तो ये पता चल गया कि भाई प्रिज्म अपने पास होता क्या है, ठीक है। अब प्रिज्म की बात करते हैं कि कौन सा प्रिज्म हमें रेगुलरली यूज करना है, उसकी कॉमन टर्मिनोलॉजी क्या है। तो बेटा देखो, हम जिस प्रिज्म को डेली यूज करते हैं, या मैं बोलूं कन्वेंशनली क्वेश्चंस में यूज करते हैं, दैट इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। कौन सा है बेटा, ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखो आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा, ये ऐसा कुछ दिखता है एक प्रिज्म जैसा, करेक्ट। सो दिस इज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म जिसका फेस एक ट्रायंगल की तरह होता है, ठीक है। अब मैंने ये जो बनाया ना बेटा, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये फेस है। देखो ये जो ट्रायंगल फेस नहीं दिख रहा है ये वाला, इस ट्रायंगल को मैंने यहां पे बना दिया, ठीक है। इस ट्रायंगल को मैंने यहां पे बना दिया। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। तो देखो एक जो सबसे कॉमन टर्म हमें पहले पता होनी चाहिए बेटा, दैट इज दिस ए। आप बोलोगे सर ये ए क्या है, मैंने कहा दिस ए इज बेसिकली एंगल ऑफ द प्रिज्म, राइट। लेकिन इसको और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बेटा रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो आपको एंगल ऑफ द प्रिज्म का वर्ड यूज करें या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म यूज करें, दोनों एक ही चीज है, अननेसेसरी परेशान नहीं होना है। बोले ठीक है सर, समझ आ गया। बाकी ये होता क्या है, जिन 2 प्लेन सरफेसेस की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों सरफेसेस हमेशा क्या होते हैं बेटा, नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल होना मैंडेटरी है, करेक्ट। तो देखो यहां पे हमने लिखा भी है पैरेलल फ्लैट सरफेसेस, इसी में मैं ऐड कर देता हूं, दीज शुड बी नॉन पैरेलल,
तो बेटा नॉन पैरेलल होने चाहिए। अगर नॉन पैरेलल है कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएंगे, दैट एंगल इज एंगल ऑफ द प्रिज्म, यानी कि ये ही कोण जो बन रहा है बेटा इसी को क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। आप अपनी कॉपी में लिख लेना एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। बोले ठीक है सर। इसके बाद देखो ध्यान से सुनना, ये बेटा अपनी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे क्योंकि ये प्रिज्म पे इंसिडेंट हुई है। तो भाई फिर तो अगर नॉर्मल से देखोगे, ये नॉर्मल है बेटा, है ना, देखो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो जब नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा उसको तो अपन क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोले बिल्कुल बोलेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा ठीक। अब जब ये मीडियम में गई बेटा, ये एयर मान लिया मैंने और ये प्रिज्म है ग्लास का या कोई मटेरियल का होगा, तो आप खुद सोचो जब ये रेयर टू डेंसर जाएगा तो नॉर्मल के पास जाएगी ना। बोले बिल्कुल, इसलिए थोड़ी सी इधर डेविएट हो गई। इसको बेटा हम लोगों ने यहां से अंदर से पास कराया। इसके बाद ये वापस जा रही है, वापस कहां जा रही है बेटा, वापस अब बाहर जा रही है और अब की बार फिर से कहां जा रही है, एयर में, यानी डेंस टू रेयरर। तो यानी ये अवे मूव करेगी, इसलिए वापस थोड़ी सी इधर चली जाती है। बेटा इसको बोलते हैं, ये जो रे है इसे बोलते हैं इमर्जेंट रे, क्योंकि ये इमर्ज कर रही है बाहर की तरफ। और बेटा इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। बोले ठीक है सर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के हमारे पास एक आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक आ गया रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म या एंगल ऑफ प्रिज्म, एक अपने पास आ गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, एक आ गई इंसिडेंट रे, एक आ गई नॉर्मल, ऑफ कोर्स ये वाली भी क्या है नॉर्मल, और एक आ गई इमर्जेंट रे। बोले सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है। मैंने कहा बेटा मुझे पता था आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप होनहार बच्चे हो। कैसे बच्चे बेटा, होनहार समझते हो ना, होनहार, राइट, टैलेंटेड, राइट। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गया मेरे पास। अब अपने को है ना और क्या क्या प्रिज्म के बारे में पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स की बात कर रहे हैं, है ना, बेसिक्स की बात कर रहे हैं, ढंग से समझ रहा, बिल्कुल इत्मीनान से, ठीक है। ये अपना एयर था तो इसका म्यू कितना बोलते हैं, बोले सर 1 बोल दो। ये क्या बोल दूं, म्यू इक्वल टू म्यू बोल देता हूं, और बेटा ये फिर से एयर है तो म्यू इक्वल टू 1 बोल देता हूं, ठीक है। तो बेटा जो सबसे 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 बेसिक चीज अपने पास होती है, करेक्ट, रिफ्रैक्शन में, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है। बोले हाँ सर हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन में सबसे बेसिक चीज, इकलौता लॉ जो हम यूज करते थे बेटा वो था स्नेल्स लॉ, करेक्ट, स्नेल्स का नियम। तो बेटा हम स्नेल्स लॉ की बात करते हैं। पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि स्नेल्स लॉ कोई यहाँ पे कैसे लिखोगे। बोले सर इसमें क्या पता करना है, तो बहुत ही हलवा है। मैंने कहा हाँ बताओ क्या लिखे। बोले सर आप एक काम करो, आप लिखो 1 इंटू साइन आए। मैंने कहा 1 इंटू साइन आए, बोले हाँ लिखो। मैंने कहा ये लो बेटा, लिख दिया 1 इंटू साइन आए। मैंने कहा आगे क्या लिखूं, बोले सर आगे लिखो यहाँ पे मान लो कुछ एंगल R1 और अब लिख दो म्यू इंटू साइन R1। मतलब ये कि इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ। बेटा ये तो आसान, बिल्कुल आसान है, ठीक। अब दूसरे सरफेस की बात करते हैं। भाई ये R1 है तो इसको R2 माने कि नहीं माने। भाई R का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इस सरफेस पे था तो 1, यहाँ पे क्या बोल दिया 2 बोल दिया। बोले ठीक है सर, अब आप लिखो म्यू इंटू साइन R2 इस सरफेस के लिए। मैंने कहा ठीक, और बाहर की तरफ क्या आ जाएगा। बोले सर आप लिख दो 1 इंटू साइन E। मैंने कहा वाह यार तुमने तो एकदम सही लिखवाया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो बेटा जिस मीडियम में होते हैं, है ना, स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि जिस मीडियम में हो उस मीडियम का म्यू मल्टीप्लाइड बाय उस मीडियम का एंगल। तो इसलिए 1 इंटू साइन आई, म्यू इंटू साइन R1, म्यू इंटू साइन R2 बराबर 1 इंटू साइन। तो बेटा एक तो ये स्नेल्स लॉ कैसे लिखते हैं वो देख लेना। इसका यूसेज ऑलमोस्ट मिनिमम होता है न्यूमेरिकल्स में, बट फिर भी हमको आना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। थोड़ा पेशेंस के साथ सुनते जाना बेटा, काफी चीजें काम की निकलेंगी। बोले ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज अब जो बोलने जा रहा हूं उस पे पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक, आराम से सुनना। आप ऐसे समझो बेटा कि मैं एक काम करता हूं, एक रे बनाता हूं। कौन से एंगल की बनाऊं, कौन से एंगल की, इस कलर की बनाता हूं। ये रे ये सीधे जानी चाहिए थी ऐसे ऐसे, करेक्ट, पर ऐसे गई नहीं, थोड़ा सा डेविएट कर गई। इसके बाद बेटा ये वाली रे जानी चाहिए थी ऐसे, ये भी थोड़ा डेविएट कर गई। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखेंगे बेटा, तो कुल मिलाकर के ध्यान से अगर देखोगे तो ये जो पहली रे थी ये इतना डेविएट कर गई, कितना, del1। फिर इसके बाद बेटा ये जो रे थी ये कितना डेविएट कर गई, ये कितना डेविएट कर गई, कुछ del2। कोई दिक्कत, बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। यानी कि अपने पास बेटा 2 बार डेविएशन हो गया। एक बार ये इधर जाने की जगह इधर डेविएट कर गई और ये सीधे जाने के इधर डेविएट कर गई। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछ ले कि भाई नेट डेविएशन बता दो जरा, तो मैं नेट डेविएशन को सीधे सीधे कितना लिख दूंगा बेटा, हम नेट डेविएशन को लिखेंगे बेटा del1
प्लस डेल टू। बोले हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, बहुत आसान है। मैंने कहा अब ये बताओ डेल वन का वैल्यू कितना है। बोले लो सर ये क्या पूछ लिया आपने, तो बहुत ही आसान है। अरे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये पूरा पूरा भी तो सर आई होगा। मैंने कहा हाँ होगा, और इसमें से R1 को हटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, डेल वन मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा ये बात ठीक है, ठीक है भाई जो तुम बोल रहे हो सही है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात। तो ये लिख देता हूँ I माइनस R1। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं बोलूंगा अच्छा ये बताओ बेटा ई कैसे निकालेंगे, ई। बोले सर फिर वही बात, अरे ये पूरा ई दिख रहा है करेक्ट, ये अगर R2 है तो ये भी कितना हुआ R2, देखो ये भी कितना हुआ R2, तो बेटा डेल टू जो आएगा वो ई माइनस R2 आएगा। मैंने कहा अच्छा ये बात है, लिख देता हूँ ये लो ई माइनस R2, यानी कि नेट डेविएशन को बेटा अभी तक मैंने लिखा I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। बोले कोई दिक्कत, बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, अभी तक तो चीज़ें क्लियर है, कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। अपने पास एक काम कर दूंगा, इसको साफ सा लिख देता हूँ, थोड़ा सा साफ समझते हो। एक तो यार ये बोर्ड जो है ना थोड़ा सा बदमाशी करने लग गया आजकल, बिल्कुल तुम्हारी तरह होता जा रहा है, कभी भी कुछ भी कर देगा, कोई मान धर्म नहीं है, क्या करें टाइम ये से देखो, ठीक है ध्यान से सुनना। तो हमने कहा था कि भाई जो डेल नेट की बात कर रहे हैं, डेल नेट बेटा अपने पास कितना आया था, डेल वन प्लस डेल टू, और डेल वन प्लस डेल टू का जो वैल्यू आया था बेटा वो आया था I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, ऐसा कुछ। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा बेटा एक और कंडीशन देखो, अच्छे सुनना, ये A है ना, ये हो जाएगा बेटा 180 माइनस ए। बोलोगे सर ऐसा क्यों, मैं बेटा एक क्वाड्रिलेटरल जैसा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जैसा है ना, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। तो इसका मतलब सर फिर तो आप इसको 180 माइनस ए लिख ही सकते हो। मैंने कहा हाँ बेटा लिख क्या सकते हैं, लिख दिया। बोले ठीक है सर, ये 180 माइनस ए प्लस R1 प्लस R2, भाई एक ट्राइंगल होता है ना त्रिभुज, उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं कोण, उनका सम कितना होता है। बोले सर 180 होता है, तो मैंने कहा लिख दो। जैसे ही वो लिखोगे कि R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस ए इक्वल टू 180, 180 तो कट जाएगा। बोले हाँ सर, तो वहां से निकल के आएगा बेटा A बराबर R1 प्लस R2। ये मेरे हिसाब से ना आपको रट लेना चाहिए। बोले क्या कर लेना चाहिए सर, मैंने कहा बेटा मेरे हिसाब से इसको आपको रट लेना चाहिए। रटने का मतलब घोट के पी जाना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं है। बोले ठीक है सर नहीं छोड़ेंगे। तो A बराबर कितना आ गया R1 प्लस R2। इसके अलावा ये डेविएशन था, अरे R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, कुछ घंटी बजी दिमाग में। बोले हाँ सर बजी। बोले क्या बजी, बोले सर ये बजी कि आप यहां से R1 प्लस R2 की जगह A लिख दो। मैंने कहा ठीक, ये तुमने काम की बात बोली है, यानी यहां पर मैं लिख देता हूं भाई I प्लस ई माइनस ए। बेटा ये अगली चीज है जो आपको घोट के पीनी है। देखो बहुत सारी चीज पिलाएंगे आज आपको, ठीक है, मतलब काम की चीजें, तो घोट के पीना है क्या क्या। A बराबर R1 प्लस R2, बोले सर पी लिया। दूसरा डेल नेट बराबर I प्लस ई माइनस ए, बोले ठीक सर। बोले कि फिर सर तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आएगा है ना, क्योंकि जब पढ़ते हैं पूरा प्रिज्म पढ़ लेते हैं तो आता है कि सर ये मिनिमम डेविएशन वाली कहानी है कि कौन सी है। मैंने कहा कोई मिनिमम डेविएशन का नाम भी नहीं लिया अभी तक मैंने, खाली नॉर्मल डेविएशन की बात की। तो जो नॉर्मल डेविएशन आता है बेटा वो कितना निकल के आता है। बोले सर वो तो आपने I प्लस ई माइनस ए लिखा है, क्या कोई अजम्पशन बोला अभी तक। बोले नहीं बोला है सर। मैंने कहा बस ये ध्यान रखना, यानी कि अगर कभी भी आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, आपके पास एंगल ऑफ इमर्जेंस हो करेक्ट, और आपके पास रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रिज्म का हो करेक्ट, या एंगल ऑफ प्रिज्म हो, और डेविएशन पूछ ले तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियरिटी के साथ दैट डेविएशन विल बी I प्लस ई माइनस ए। डू यू गेट इट। बोले यस सर वी डू गेट इट, प्लीज मूव फॉरवर्ड। ओके बेटा देखो, तो इसको कॉपी कर लो, मैं 2 मिनट के लिए आपको यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख लो, पानी वानी पीते रहना बेटा है ना। देखो प्रिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, बट तरीके से समझोगे तो बहुत आराम रहेगा। अननेसेसरी डेरिवेशन में कूदना नहीं, अननेसेसरी है ना, फंस जाएंगे फालतू। जितना जरूरत है उतना सुनना है। स्नेल्स लॉ कैसे लगाते हैं, आता है पहले समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। A बराबर R1 प्लस R2 बता दिया कैसे आता है, अब याद कर लो, भूल जाओ कैसे आता है। और ये बहुत अच्छे से याद रखना कि डेल जो आएगा वो I प्लस ई माइनस से आएगा, नो अजम्पशंस। बोले ठीक है सर नो अजम्पशंस। मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। देखो अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटा थोड़ा सा अगले पार्ट का, और अब ये वाली स्लाइड इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि प्रिज्म पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना बेटा, उनमें से आधे क्वेश्चन इसी पे से आने वाले। ठीक, बोले सही है सर। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं मिनिमम डेविएशन की। बेटा मिनिमम डेविएशन को हम डिनोट कर देते हैं
डेल मिनिमम से। बोले ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, डेल मिनिमम। अब मिनिमम डेविएशन की सबसे पहली चीज देखो, जो मुझे मतलब पता होना चाहिए, मैं वो बता रहा हूं। सबसे पहले तो मुझे ये पता होनी चाहिए कि इसकी कंडीशंस क्या क्या है। क्या पता होना चाहिए बेटा? इसकी कंडीशंस। तो जहां तक बेटा कंडीशंस की बात करें, पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि I शुड बी इक्वल टू E। यानी कि जब आप मिनिमम डेविएशन केस की बात कर रहे हो बेटा, तो ये जो I और E है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस, ये दोनों क्या होते हैं? बोले सर बराबर होते हैं। बराबर। अच्छा, अगर I और E बराबर हो गए तो आप अपने दिमाग से सोचो क्या R1 R2 बराबर होंगे? बोले बिल्कुल सर, बराबर होने भी चाहिए। देखो 1 इंटू साइन आई, म्यू इंटू साइन R1, फिर म्यू इंटू साइन R2 इक्वल टू 1 इंटू साइन ई और I तो बराबर है, तो ऑटोमेटिकली R1 और R2 क्या हो जाएंगे? बराबर। फिर आप बोलोगे सर जब आप कह रहे हो कि R1 R2 बराबर है, तो फिर तो आप ये भी लिख सकते हो ना। मैंने कहा क्या? बोले लिख के बता रहा हूं सर, आप ये भी तो लिख सकते हो कि A जो R1 प्लस R2 के बराबर था, क्या उसको 2R लिख सकते हैं? बोले बिल्कुल सही। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा सिंपली लैंग्वेज में लिखें, सिंपल लैंग्वेज में लिखें, तो क्या हम ये ना बोल दें कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2। देखो मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ बेटा, कि दोनों जो ये R1 R2 है, दोनों कितने आ जाएंगे? A/2 आ जाएंगे। मैंने कहा बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं, और लिखना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए। मतलब ये अपने पास एक और कंडीशन आ गई। ठीक है, कौन सी कंडीशन आ गई? कि भाई R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2, या फिर I इक्वल टू कितना? E। कोई दिक्कत बेटा इसके अंदर? ये अपनी कंडीशंस हो गई। ठीक है बेटा, ये अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। बोले ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। इसके बाद अभी तो कंडीशन लिखी है, क्या क्या? I बराबर E, या R1 बराबर R2 बराबर A/2। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर एक और कंडीशन भी तो होती है। मैंने कहा बेटा कौन सी? बोलते सर ये जो रे अंदर से जा रही है ना, ये बेस के पैरेलल होती है। आपने भी देखो कुछ कुछ वैसा बनाया। मैंने कहा बात सही है, लेकिन उस कंडीशन में भी कंडीशन छुपी होती है। बोले सर ये क्या बात हुई? मैंने कहा बेटा ऐसे ही चलते दुनिया। ठीक, समझे बात को? वो तब होती है जब ये दोनों एंगल क्या हो बेटा? सेम। यानी अगर ये आइसोसेलेस या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, यानी बेस जो इसका फेस है, तब जाके आप बोलोगे कि जो रे अंदर से जा रही है ना, प्रिज्म के अंदर से पास कर रही है, वो बेस के पैरेलल होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। तो अगर कभी बोले कि भाई कंडीशंस ऐसी भी है कि मिनिमम डेविएशन में रे पासिंग इनसाइड द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस, कोई भी ऐसे बोलता है तो आप बोलो दिस इज पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट। अगर कोई बोलते कि भाई ट्रू और फॉल्स, आप बोलोगे फॉल्स। बोले क्यों? बोले क्योंकि ये तो तब है जब प्रिज्म या तो आइसोसेलेस या तो इक्विलेटरल तरह का हो, वरना नहीं है। मतलब ये दोनों एंगल बराबर हुए तो पैरेलल होगी, नहीं तो नहीं होगी। बोले सर आपकी बात को हमने बढ़िया से समझ लिया है, हम अपनी नोट्स कॉपी में लिखने जा रहे हैं, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है बेटा, बस यही चाहिए था। ठीक, तो बात क्लियर हो गई, कब पैरेलल कब नहीं है? पक्का? वे पक्का सर, बढ़िया। तुम्हारी बात भी मैं खुद ही बोल लेता हूँ, क्या करूँ? देखो तो कंडीशंस हो गई। अब दूसरी कहानी बेटा, दूसरी कहानी बेटा ये निकल के आती है कि अपने को बताना है कि भाई ये जो डेल मिनिमम चिल्ला रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू क्या है, सूत्र क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या है। तो बेटा ये जो डेल मिनिमम है ना, सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक से अगर लिखें विदाउट अजम्पशन, तो भाई I प्लस E माइनस A बोला था। बोले हाँ सर बोला था, और I और E तो अभी भी बराबर कर दिया। यानी डेल मिनिमम का जो फॉर्मूला होगा, क्या वो 2I माइनस A हो जाएगा? बोले सर बिल्कुल हो जाएगा, 100%। इसमें कहीं कोई अजम्पशन नहीं है। बोले ठीक है सर। तो डेल मिनिमम की एक कंडीशन आ गई, 2I माइनस A। बोले ठीक। कई बार बच्चे ये दिमाग में ही नहीं आती, जबकि वो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिंग एंगल प्रिज्म का देता है, और फिर आपसे पूछता है डेल मिनिमम, फिर आप फॉर्मूला लगाने लग जाते हो दूसरा वाला, वो म्यू माइनस 1 इंटू ए वाला, साइन इनवर्स वाला, जबकि उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। करेक्ट? तो दिमाग में याद रखना इसको। बोले ठीक है सर, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा देखो तीसरी चीज की बात करते हैं ना, तीसरी चीज। तो बेटा तीसरी चीज जिसकी हम बात कर रहे थे वो था डेल मिनिमम का फॉर्मूला। लेकिन उसके लिए है ना बेटा, देखो अभी भी कोई एजम्पशन की बात नहीं कर रहा हूं। अभी हम क्या करने वाले हैं, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। अब यहां पर बेटा ये जो आई है, इसको मैं स्नेल्स लॉ से लिखूंगा। डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। बेटा म्यू कैन बी रिटन एज साइन ए प्लस डेल मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 बेटा, डिवाइडेड बाय साइन A/2। बोले ठीक है सर। तो मैंने कहा बेटा ये एक और फॉर्मूला है जो हमें अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, और इसके अंदर भी कोई अजम्पशन अभी तक नहीं है। बोले ठीक है सर, हम ध्यान रखेंगे, इसमें कोई अजम्पशन नहीं है।
क्लियर? यानी कि अगर मैं देखूंगा तो जो म्यू है वो म्यू क्या हो जाएगा बेटा, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हम पहले भी देख चुके हैं, करेक्ट? म्यू क्या होता है बेटा, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स। बोले ठीक है सर। इसके अलावा बेटा ए क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, करेक्ट? ए क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। इसके अलावा अगर बात करेंगे बेटा डेल मिनिमम क्या है, मिनिमम डेविएशन, करेक्ट? और बस 3 ही वेरिएबल है, ये हमें पता चल गया, करेक्ट? इसमें कोई अभी तक असम्पशन नहीं है, यानी कि कभी भी अगर एंगल बड़ा हो या छोटा ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा, करेक्ट? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं विद एन असम्पशन। अब पहला असम्पशन लगा रहा हूं बेटा, तो देखो जो पहला असम्पशन बेटा मैं लगा रहा हूं वो ये है ना, अच्छे से समझना। पहला जो असम्पशन लगा रहा हूं वो ये है कि अब मैं ये कहने जा रहा हूं, ठीक, मैं ये कहने जा रहा हूं कि अगर I या A, ठीक है, बल्कि I को भी नहीं लिखता हूं मैं, सीधे A को लिखता हूं, कि अगर मेरे पास बेटा जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो स्मॉल हो। आप बोलोगे सर स्मॉल है कैसे पता चलेगा? आपको सीधे सीधे बेटा क्वेश्चन के अंदर बोलेगा थिन लेंस। आपको क्या बोलेगा, थिन लेंस। अरे लेंस नहीं, थिन प्रिज्म। तुम्हारे भी कान बज रहे हैं, ठीक है मेरे बज रहे हैं भैया, थिन प्रिज्म। तो बेटा अगर थिन प्रिज्म की बात करता है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है कि जो ए है वो क्या है, स्मॉल एंगल्स है। और बेटा जब ए स्मॉल है तो आप साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो। बोले यस सर। आप यहां पर भी साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो। जब जैसे ही लिख के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा यहां से जो एक्सप्रेशन निकल करके आएगा, देखो यहां लिखने जा रहा हूं, डेल मिनिमम का एक्सप्रेशन आएगा बेटा म्यू माइनस 1 इंटू कितना, ए। बोले सर म्यू माइनस 1 इंटू ए, मैंने कहा यस, वेयर ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, आप बस एक बार समराइज करा दो तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। मैंने कहा बिल्कुल बेटा कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको ये समझना है, एक तो ये कि मिनिमम डेविएशन कब होती है, कंडीशन I बराबर E हो या R1 बराबर R2 बराबर A/2 हो। ये जो रे मीडियम प्रिज्म से पास कर रही है वो बेस के पैरेलल हो, कतई नेसेसरी नहीं है, करेक्ट? अगर आइसोसेलेस या इक्विलैटरल ये दोनों बेस एंगल सेम है तब तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोले ठीक है सर, कंडीशन क्लियर। दूसरी चीज फॉर्मूला, पहला बेसिक फॉर्मूला जो था वो I प्लस E माइनस ए था। I और E दोनों क्या है, बराबर है, तो कुल मिला के बन जाएगा 2I माइनस ए। बोले सर यहां तक क्लियर, नो असम्पशन सो फार। फिर एक म्यू का फॉर्मूला, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। नो असम्पशन, यानी कभी भी बोलता है कि हमारे पास प्रिज्म का एंगल 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये फॉर्मूला लगेगा। बट इसी में अगर एक असम्पशन लगा दे, अब पहला असम्पशन लगा रहा हूं बेटा, पहला असम्पशन कि भाई अगर ए स्मॉल हो मतलब थिन प्रिज्म हो तो उस केस में डेल मिनिमम बन जाता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। कैसे हिल जाती है स्क्रीनें, ठीक है, म्यू माइनस 1 इंटू कितना, ए। बोले ठीक है सर, अब हमको ये पूरा क्लियरिटी आ गया। अगर आप 2-3 बढ़िया क्वेश्चन करा दो या नॉर्मल क्वेश्चन भी करा दो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैंने कहा बेटा आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूं, आपके लिए 1-2 एग्जांपल्स लेता हूं, ठीक है? आप आराम से अपनी नोट्स कॉपी में ये नोट कर लो, उसके बाद जब क्वेश्चन आए पहले खुद से सॉल्व करो, और जब आपसे हो जाए तो फिर उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देख के चेक करो कि भाई आपका आंसर सही है कि नहीं है। अगर सही है तो तालियां बजाओ, है ना, अपने आप को अप्रिशिएट करो, और नहीं है तो फिर देखो कि गलती कहाँ है, उस गलती को गोला मार लो और आगे से मत करना। बोले ठीक है सर। अब देखते हैं एग्जाम्पल, राइट? तो बेटा देखो एग्जाम्पल में हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमको देखो क्या क्या गिवन है। हमें बेटा एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है, कितना, 60 डिग्री। बोले ठीक है सर। दूसरा बेटा देखो अपने को देखा है डेविएशन, बोले कितना, 30 डिग्री। बोले ठीक है सर। और आपको बोल दिया गया है बेटा देखो क्या, बोले आपको बोला गया है मिनिमम डेविएशन वाला केस है, ठीक है। और पूछा क्या है बेटा, पूछा है अपने से कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस, इन दोनों का क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। तो बेटा जैसे ही आपको कहता है मिनिमम डेविएशन, हमारे दिमाग में घंटी बजनी शुरू हो जाती है। बोले मिनिमम डेविएशन का मतलब I इक्वल टू कितना, E। और अगर I के बराबर है बेटा तो याद करो जो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला था वो क्या 2I माइनस ए बच जाता था। बोले यस सर, करेक्ट। और यहां पर हम लिखते थे कि भाई I किसके बराबर है, E के, वरना बेसिक फॉर्मूला तो I प्लस E माइनस ए था, लेकिन मिनिमम डेविएशन के केस में ये कितना बन गया था, 2I माइनस ए बन गया था। बोले हाँ था, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, हम भी पढ़े भी
लीजिए, आपने जैसे थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा पढ़ा है ना। अब आप देखो ध्यान से, तो यहां से अगर मैं डेल मिनिमम की बात करूं, कितना दिया है? बोले सर 30 दिया है। मैंने कहा अच्छा बेटा, आई कितना दिया है? बोले सर आई तो पूछा है। मैंने कहा अच्छा, और ए कितना दिया है? बोले सर ए दिया है 60 डिग्री। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। अब यहां से अगर आई निकालोगे बेटा, 30 प्लस 60 कितना? 90, 90/2 कितना? बोले सर 45 डिग्री। मैंने कहा बेटा वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। अब यहां से अगर देखोगे तो आई का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री। बेटा क्या आई का और ई का वैल्यू सेम होना चाहिए? बोले हाँ सर बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बोले सर 100% करेक्ट हो जाएगा। जब आपने क्वेश्चन दिया था, हमने वीडियो पॉज करके खुद से किया था और हमारा आंसर भी यही आ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह से बेटा कुछ और एक एग्जांपल लेते हैं जो इस तरह के क्वेश्चन या फॉर्मुलेस पे बेस्ड होता है। तो ये जो मिनिमम डेविएशन पे ये फॉर्मूले का यूसेज है ना बेटा, ये काफी अच्छा यूसेज है। ऑलरेडी बच्चे के दिमाग में, जनरली बच्चे के दिमाग में ये आता नहीं है, क्योंकि दिमाग में तो वही घूम रहा होता है, डेल मिनिमम मतलब म्यू माइनस 1 इंटू ए, या फिर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। वो दोनों फॉर्मूले सही हैं, बट ये भी सही है और ये भी काम आता है और इस पे भी क्वेश्चन बनता है। बोले सर हम ध्यान रखेंगे आपसे। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, यही उम्मीद है आपसे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कर लो, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, ट्राई कर लो, उसके बाद सोल्यूशन देखना, ठीक है। बोले ठीक है सर। मैंने कहा देखो मैं बताता हूं, क्योंकि मैं तो वीडियो में आगे चलता रहूंगा। द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज, बोले सर 60। बेटा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज, बोले सर 30। कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को क्या निकालना है? आपको रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स निकालना था प्रिज्म का। अब बोलोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं। मैंने कहा बेटा कौन कौन से? बोले सर एक फॉर्मूला, मैं कहा लिख देता हूं, एक काम करता हूं, ठीक है लिख दो बेटा। तो देखो एक फॉर्मूला डेल मिनिमम का जो था एक, तो बेटा म्यू माइनस 1 इंटू ए था, और एक हमारे पास आता था म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन सीधे सीधे कितना बेटा? ए बाई 2। बोले हाँ सर आपका पॉइंट तो सही है, दोनों फॉर्मूले हमने पढ़े थे। मैंने कहा बिल्कुल। अब ये बताओ इनमें से कौन सा लगाऊं? बोले सर आपने कहा था कि ये तो तब है जब थिन प्रिज्म की बात कर रहे थे, जबकि यहां तो प्रिज्म का एंगल कितना है? 60। ये तो बहुत ज्यादा है। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री होता या थिन प्रिज्म वर्ड यूज होता तो फिर मैं ये फॉर्मूला लगाता म्यू माइनस 1 वाला। ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। मैंने कहा बेटा वेरी गुड आंसर, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। करेक्ट। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये लगेगा। करेक्ट। यहां म्यू निकालना है, ए की जगह डालो 60, डेल एम की जगह डालो 30, यू विल गेट द आंसर वेरी क्विकली। बोले ठीक है सर, इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। बेटा यस मुझे पता है, वैसे भी मैं इसका सोल्यूशन नहीं करूंगा, ये आप कर लो, कैलकुलेशन है बेसिक, है ना, मैथ्स थोड़ी पढ़ानी, फिजिक्स पढ़ानी, राइट। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, यू गेट माई पॉइंट। और बेटा अब इसी के अंदर थोड़ा सा और मतलब आगे बढ़ना है, तो फिर आपको वर्ड बोल देगा थिन प्रिज्म, फिर आपको बोल देगा एंगल जो ए था ना 60 डिग्री, इसकी जगह 6 डिग्रीज है। फिर आप डायरेक्टली चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि डेल मिनिमम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू। तो इस तरह से मिनिमम डेविएशन अगर बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो डेविएशन होता है आई प्लस ई माइनस ए। बोले ठीक है सर। अगर मिनिमम डेविएशन वर्ड यूज हुआ है तो पहला फॉर्मूला 2i माइनस ए विद नो असम्पशन, ठीक। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में आएगा तो साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। बोले ठीक है सर। और अगर थिन प्रिज्म वर्ड यूज करता है तो म्यू माइनस 1 इंटू है। बोले सर अभी तक एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब हम इस तरह के डेविएशन बेस्ड सवाल को संभाल लेंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, आपको ऐसे करना है ना, ऐसे ही करना है, मान लो तुम, ठीक है ना। बोले हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ो। तो बेटा अब मैं लेके आया हूं, ठीक है, थोड़ा सा और ट्रिकी टॉपिक जो बच्चों को थोड़ा परेशान करता है बिकॉज ऑफ कैलकुलेशंस। क्योंकि जितने एग्जांपल्स बुक्स में, मॉड्यूल्स में कहीं कहीं आपको देखने मिलेंगे, उसमें अजीब अजीब सा डेटा होता है ना, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत सारी होती है, दैट इज द ओनली पॉइंट। बट एक बार के लिए अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो फिर बेटा वो कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं जब 4 नंबर की बात आती है। समझ गए? तो आराम से, इत्मीनान से तरीके समझना। करेक्ट। तो बेटा उस पार्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डिस्पर्जन, ये होता क्या है। अरे ये एक ऐसी चीज है जो आप डे टू डे लाइफ में बहुत बार देखते हो। अरे कई बार पेट्रोल फैल जाता है, फिर आपको कलर्स दिखाई देते हैं, करेक्ट, रेनबो दिखाई देता है, कभी कभी ऐसा हम कहते हैं कि आपको दिखाई देता है। बिकॉज ऑनेस्टली बताओ ना, तो मेरे को लग रहा है, मेरे को 30-32 साल में तो मैंने आज तक ना एक आध बार ही देखा होगा, है ना। तो बहुत रेयरली दिखाई देता है, रेयरली, करेक्ट, बट दिखाई देता है।
करेक्ट। तो सब कुछ किससे बनता है बेटा? वो डिस्पर्शन ऑफ कलर से बनता है। मतलब व्हाट? मतलब ये कि आपके पास ना व्हाइट लाइट थी। बोले सर कौन सी लाइट? मैंने बोला बेटा व्हाइट लाइट। बोले व्हाइट लाइट? सर व्हाइट लाइट क्या होती है? मैंने कहा व्हाइट लाइट कुछ होती नहीं है। व्हाइट लाइट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। बाकी व्हाइट कोई ऐसा कलर नहीं होता, राइट। बोले ठीक है सर। अब ये व्हाइट लाइट जो आती है ना, इसमें 7 अलग अलग बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कलर है। जब ये एक प्रिज्म से पास करती है तो बेटा ये सातों कलर अलग अलग हो जाता है। सो द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 बेसिक कंपोनेंट कलर्स इज एक्चुअली नोन एज डिस्पर्शन। यानी जब व्हाइट लाइट अपने 7 अलग अलग कंपोनेंट कलर्स में टूट जाती है तो बेटा उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? डिस्पर्शन कह देते हैं। बोले सर आपने नीला नीचे और लाल ऊपर क्यों बनाया? एक बार ये बताओ ना जरा। मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। बेटा आप ऐसे समझो कि जो म्यू होता है ना, म्यू, करेक्ट, एक रिलेशन होता है काउचीज रिलेशन, a प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर होता है शायद, या b प्लस लेमडा कुछ कुछ करके ऐसा होता है ना। यहां से एक बात मुझे जरूर दिखाई देती है, मुझे तो याद भी रहता है कि अगर लेमडा ज्यादा तो म्यू कम, है ना। इतना बात मुझे समझ आता है। बोले ठीक है सर फिर आप ऐसे ही लिख दो ना डायरेक्ट। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ये लिखना चाह रहा था कि भाई अरे ओ हाँ, तो मैं ये लिखना चाह रहा था बेटा कि अगर म्यू हमारे पास क्या हुआ? ज्यादा, तो म्यू ज्यादा होने से लेमडा क्या होता है? कम। बोले ठीक है सर। और अभी एक फॉर्मूला भी पढ़ा था बेटा, हम ये थिन लेंस की बात कर रहे हैं, तो थिन प्रिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रिज्म। तो थिन प्रिज्म में बेटा म्यू -1 × 2 है। बोले हाँ सर। तो म्यू ज्यादा तो इसका मतलब बेटा डेल यानी कि मिनिमम डेविएशन या डेविएशन भी ज्यादा। बोले हाँ सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मतलब म्यू ज्यादा तो लेमडा कम तो डेविएशन ज्यादा। अब आप अपने दिमाग से बताओ भाई रेड और वॉयलेट में किसका वेवलेंथ ज्यादा? आप तबाक से आंसर दोगे सर रेड का, क्योंकि ये आपको सबको पता है। बोले हाँ सर पता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। तो रेड का वेवलेंथ क्या है? ज्यादा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का क्या है बेटा? कम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो बेटा जो डेविएशन है वो किसका कम आएगा? बोले सर रेड का कम आएगा। तो बेटा इसीलिए तो रेड कम डेविएट किया। कौन ज्यादा डेविएट किया? वॉयलेट या ब्लू। कोई दिक्कत, यानी ब्लू स्पेक्ट्रम नीचे और रेड ऊपर। जो ज्यादा डेविएट करेगा वो नीचे जाएगा बेटा। बोले ठीक है सर, यहां तक कोई किसी तरह का डाउट हमें नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, करेक्ट। तो अभी तक बस हमने यही देखा है कि कौन ज्यादा डेविएट करेगा, कौन कम डेविएट करेगा, डिस्पर्शन होता क्या है, ठीक है। यहां तक किसी तरह का कोई डाउट होना नहीं चाहिए। क्लियर? अब बेटा आगे बढ़ते हैं ना। देखो आराम से आप अपनी नोट्स कॉपी में कॉपी कर लेना इसको, ठीक है, और हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? बोले यस सर। देखो बेटा अब ना अपने दिमाग की खिड़कियां खोल लो, दिमाग के दरवाजे खोल लो, और सही तरह के दरवाजे खोलना ऊपर से, ताकि जो पढ़ाऊं वो आपके दिमाग के अंदर सीधा जाए। करेक्ट? क्लियर? बोले यस सर। मैंने कहा बेटा अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करने जा रहे हैं, मीन डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर। ये 3 बहुत ही कॉमन मतलब काम की चीजें वाली है। मीन डेविएशन को हम डिनोट करते हैं बेटा डेल्टा एम से, करेक्ट। एंगुलर डिस्पर्शन को हम डिनोट करते हैं बेटा थीटा से, और डिस्पर्सिव पावर को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। बोले ठीक है सर, इतनी काम की बात बता रहे हो, अब तुम बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, व्हाइट लाइट बनाई कि व्हाइट लाइट यहां से एंटर करी। बोले ठीक सर। इसके बाद ये लाइट सीधी जानी चाहिए थी लेकिन गई नहीं, ये डेविएट कर गई। अच्छा डेविएट जब करी तो रेड, येलो और वॉयलेट 3 अलग अलग दिख गए, करेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि वॉयलेट ज्यादा डेविएट करती है, मतलब ये कि ये जो डेविएशन है ये वॉयलेट का ज्यादा है। बोले हाँ सर आपने बताया था और हम मान भी गए थे, समझ भी आ गया था। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। इसके बाद रेड का डेविएशन क्या है बेटा? कम है। और अगर येलो का देखते तो बीच में कहीं पे आता है, बीच में कहीं पे आता है। येलो इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ रेड एंड ब्लू, ये याद रखना है आपको। बोले ठीक है सर। अब देखो अगर कोई मुझे बोलता है सबसे पहले कि भाई मीन डेविएशन बताओ, तो भाई मीन डेविएशन की जब मैं बात करूंगा बेटा, मीन डेविएशन की, तो देखो मीन डेविएशन तो नाम से ही पता चल रहा है। मीन का मतलब क्या होता है? बोले सर मीन का मतलब तो मतलब ही होता है। मैंने कहा भाई इंग्लिश में नहीं पूछ रहा हूं, बेसिक मैथमेटिक्स में क्या होता है? बोले सर मीन का मतलब एवरेज होता है, एवरेज, औसत। मैंने कहा सही बात है बेटा। अब आप बताओ कि रेड और वॉयलेट का औसत या एवरेज क्या बताया था मैंने अभी? बोले सर आपने येलो बताया था। मैंने कहा बिल्कुल सही। यानी कि अगर मैं इस डेविएशन की बात करूं तो बेटा ये एक्चुअल में डेविएशन ऑफ येलो कलर ही होता है। और बेटा इसको आप लिख सकते हो म्यू -1 इंटू कितना? ए, लेकिन म्यू किसका? येलो का। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 100% क्लियर है। बोले कोई दिक्कत? बोले कोई ही दिक्कत नहीं है सर, ये हमको क्लियर हो गया।
मैंने कहा वेरी गुड बेटा, यानी कि जब कभी भी मीन डेविएशन की बात करेंगे दैट हैज टू बी द डेविएशन ऑफ येलो कलर। कोई अगर गलती से आपको बोल भी दे कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y का नहीं दे रखा, यानी कि येलो का नहीं दे रखा, तो क्या करें? कुछ नहीं, घबराना तो है ही नहीं लाइफ में, कभी घबराना तो कभी है ही नहीं। अरे आप देखो बेटा, अगर येलो कलर का नहीं दे रखा तो कभी कभी आप रेड और वॉयलेट को लेके उन दोनों का भी क्या निकाल दो? बोले सर एवरेज। मैंने कहा यस, समझे मेरी बात को? यानी कि आपके पास फॉर्मूला तो आ गया म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, बट अगर कभी म्यू वाई नहीं दे रखा है तो आप डायरेक्टली म्यू रेड प्लस म्यू वॉयलेट बाई 2 कर दो, दैट म्यू कैन बी ट्रीटेड एज म्यू ऑफ वाई। उसी म्यू को आप येलो कलर का भी म्यू ले लोगे, करेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोले ठीक है सर, ये पार्ट 1 एब्सोल्युटली क्लियर। मैंने कहा वेरी गुड बेटा। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। तो बेटा जब थीटा की बात करते हैं, देखो एंगुलर डिस्पर्जन, नाम से पता चल रहा है एंगुलर डिस्पर्जन मतलब एंगुलर स्प्रेड, मतलब ये जो कलर्स हैं ये कितने एंगल में स्प्रेड कर गए हैं, कितने एंगल में स्प्रेड। अरे भाई रेड से लेकर के येलो में तो स्प्रेड किए हैं, मतलब क्या इफेक्टिवली दिस इज द रीजन ऑफ स्प्रेड। बोले यस सर, आपकी बात हमें समझ आ रही है कि दिस इज द रीजन ऑफ स्प्रेड। तो इस रीजन की अगर बात करेंगे तो बेटा इस थीटा को तो मैं सीधे सीधे क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं डेल ऑफ वॉयलेट, डेल ऑफ वॉयलेट, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं भले, करेक्ट, डेल ऑफ वॉयलेट बेटा माइनस डेल ऑफ रेड। यानी कि अगर टोटल डेविएशन वॉयलेट में से मैं रेड को माइनस कर दूं तो जो एंगल बच जाएगा वही तो स्प्रेड बचेगा, उसी में तो सातों के सातों कलर आ रहे हैं। मैंने कहा यस बेटा, यही करना था, आपने एकदम सही बताया। मतलब डेल वी माइनस डेल आर को ही क्या कहते हैं? थीटा। बोले सर इसको और भी कुछ बोल सकते हैं क्या? मैंने कहा क्यों नहीं बोल सकते, अभी अभी तो बताया था थिन प्रिज्म के लिए डेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मिनिमम डेविएशन केस में? म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो बेटा यहां से ये बनेगा म्यू वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू रेड माइनस 1 इंटू ए। बेटा थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना इत्मीनान से तो 1 और 1 तो कट जाएगा, आपके पास बचेगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। बोले हाँ सर, यहां तक तो हमें 1% भी दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। देखो अपन ना दो चीज देख चुके अब तक और नाम से ही पता चल रहा था, डेविएशन पता ही था, मीन मतलब येलो कलर का, उसके बाद बोला कि एंगुलर डिस्पर्शन मतलब एंगुलर स्प्रेड ऑफ द कलर्स, यानी कि डेल ऑफ वॉयलेट माइनस डेल ऑफ रेड। अब क्या बच गया बेटा? सर अब ना एक आखिरी चीज बच गई, डिस्पर्सिव पावर। अरे मैंने कहा ये तो सबसे ही हलवा है, सबसे ही हलवा है भाई। डिस्पर्सिव पावर की जब बात करोगे तो बेटा डिस्पर्सिव जो पावर मिलेगी अपने को, ये डिस्पर्सिव पावर एक्चुअल में आप जो दो चीजें पढ़ चुके हो ना, ये उनका रेशियो है। मतलब ओमेगा कैन बी डिफाइंड एज बेटा थीटा बाय डेल मीन। बोले अरे सर ये तो बहुत ही आसान है। मैंने कहा मैं कह ही रहा था, थोड़ा तरीके से समझोगे, तरीके से याद करोगे तो आपको ये सब हलवा लगेगा बेटा। क्या लगेगा? बोले सर हलवा लगेगा, हलवा। हलवा समझते हो ना? अरे हाँ या नहीं? बोले सर सब समझते, हम सब समझते हैं। ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा। तो देखो बहुत ही बढ़िया, ओमेगा कितना हो जाएगा? थीटा बाय डेल मिनिमम। बोले सर इसको लिखो तो आगे। मैंने कहा क्यों नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। डेल का मतलब देखो थीटा में क्या लिखता हूं बेटा? म्यू ऑफ वॉयलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इंटू कितना था? ए। छोड़ दो। सेम वे बेटा म्यू मीन का कितना था? म्यू येलो माइनस 1 इंटू कितना था बेटा? ए। ध्यान से देखो बेटा ये ए और ए वैसे भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इवेंचुअली बेटा जो आपको आंसर में निकल करके आएगा ओमेगा, करेक्ट, ओमेगा जो निकल के आएगा दैट विल बी हाउ मच? म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड डिवाइडेड बाय म्यू येलो माइनस 1। बोले सर एब्सोल्युटली क्लियर। तो कुल मिलाकर के अब इसमें से देखो क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या समराइज करना है। सबसे पहले मिनिमम डेविएशन म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए, खत्म। अगर म्यू येलो नहीं दिया है, रेड और वॉयलेट दिया है तो दोनों का एवरेज, बात खत्म। फिर आपको एंगुलर डिस्पर्शन मतलब स्प्रेड ऑफ द कलर्स, वो कितना दे रखा है? डेल वी माइनस डेल आर, करेक्ट। इसी में से डेल वी को आप म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, डेल आर को म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, 1 कटेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, करेक्ट। ध्यान से देखोगे तो ये दोनों म्यू पे भी डिपेंड कर रहे हैं और दोनों के दोनों बेटा ए एंगल पे भी डिपेंड कर रहे हैं। बोले हाँ सर। डिस्पर्सिव पावर मतलब जो दो पड़े उनका डिवाइड कर दो उन दोनों को, तो थीटा बाय डेल मिनिमम, ये आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड म्यू वाई माइनस 1, ए कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करेगा। एक सवाल आता है सीधा सीधा, आपसे बोलेगा कि इन तीनों में से कौन सा ए पे डिपेंड करता है, तो आप सीधे सीधे बोल गया ए को डबल कर दिया तो किस पे क्या इंपैक्ट आएगा? ये डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, इसको कोई लेना देना नहीं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसी पे अब सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे,
करेक्ट। तो एक तो बेसिकली जो ये तीनों वैल्यूज है ये पूछ सकता है, और एक इनके कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पे क्वेश्चंस आते हैं। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, थोड़ा सा चैलेंजिंग टॉपिक है बेटा, ठीक है। तो थोड़ा प्लीज ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, तभी ये क्लियर होगा। बोले ठीक है सर 100% समझ लेंगे, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। 2 मिनट के लिए कॉपी कर लो बेटा, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है ना, आराम से किया करो, कोई जल्दी होनी नहीं चाहिए लाइफ के अंदर, बहुत आराम से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है ना। और नहीं तो क्या, नहीं तो ऐसे तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। बोले ठीक है सर, नहीं होंगे हम परेशान। बढ़ो आगे, बोले सर बढ़ो। चलो अब देखो बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं जिस ट्रिकी चीज की हम बात कर रहे थे, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मतलब डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन एंड डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। बेटा देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझ लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे परेशान तो होते हैं इसमें, है ना। और नाम से पढ़ के समझ के लॉजिकली अगर देखोगे तो मुझे नहीं लग रहा किसी तरह का कोई चैलेंज भी आएगा। तो बहुत आराम से सुनना। देखो पहले बोला है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। अरे इसका मतलब क्या निकलता है सर? इसका मतलब निकलता है कि डेविएशन तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेविएशन तो होना चाहिए, लेकिन ये जो डिस्पर्जन है ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। मैंने कहा हाँ बेटा बात सही है कि डेविएशन होना चाहिए, डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए। ठीक, आप देखो ना बेटा ये रेज हो गई है। यहां पर अगर थोड़ा तमीज से देखोगे, थोड़ा आराम से देखोगे तो ये लाइट गई, इंसिडेंट हुई, फिर 7 कलर में क्या हुई? स्प्लिट कर गई। इस एंगल ऑफ प्रिज्म को क्या कहते थे बेटा? ए। अरे तो मैं इतना गंदा कैसे लिखता हूं, मुझे भी समझ नहीं आता। ए, ठीक। और बेटा दूसरा इसे कह देते हैं ए डैश। कोई दिक्कत? तो पहले 7 कलर में स्प्लिट हुई, अब आपने उल्टा प्रिज्म लगा रखा था, फिर ये सातों के सातों कलर फिर से क्या कर गए बेटा? मर्ज कर गए, एक दूसरे में सुपर इम्पोज कर गए, करेक्ट। और फिर फाइनली वापस क्या निकली? व्हाइट लाइट। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो इधर जा रहा था बट इधर चला गया, मतलब कुछ डेविएशन हो गया। मतलब ये रे ये इसके पैरेलल नहीं है, डेविएट कर गई, लेकिन जो कलर था वो व्हाइट गया और व्हाइट ही बाहर निकला। मतलब डिस्पर्जन नहीं हुआ, डेविएशन हो गया। अब इस पे देखो क्वेश्चन आएंगे तो या तो हम सारे फॉर्मूले रटने बैठ जाए या थोड़ा लॉजिकली इसको याद करें, लॉजिकली समझे इसको, है ना बेटा, तभी ग्रिप में रहेगा, वरना कंफ्यूज करेगा, बता रहा हूं मैं। तो आराम से सुनना, नाम से सब पता चल जाएगा। कह रहा है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, तो सबसे पहले तो डिस्पर्जन 0 होना चाहिए। भाई हम कह देते हैं कि इसमें जो कुछ ए डैश है, करेक्ट, तो हम लिख देते हैं भाई डिस्पर्जन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब थीटा प्लस थीटा डैश, भाई यहाँ एंगुलर डिस्पर्शन था ना थीटा, ये कितना आना चाहिए? बोले सर 0 आना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि नो डिस्पर्शन। अब आप खुद सोचो बेटा, यहाँ से थीटा डैश के माइनस थीटा होगा? बोलेंगे सर बिल्कुल होगा, कोई डाउट यहाँ तक? बोले नहीं। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी रिलेशन पूछता है एंगल ऑफ प्रिज्म में कि ए और ए डैश में रिलेशन बताओ। तो देखो इसको 0 करने के लिए बेटा थीटा डैश को मैं सीधे सीधे क्या बोल सकता हूँ? थीटा का फॉर्मूला क्या था बेटा? म्यू, ठीक है, वी माइनस क्या लिखेंगे बेटा? म्यू आर डिवाइडेड बाय कितना? अच्छा डिवाइडेड बाय तो कुछ था ही नहीं, इनटू था, और इनटू में क्या था बेटा? ए था। कोई डाउट इसके अंदर? बोले नहीं सर। और ये सारा का सारा किसके बराबर था बेटा? माइनस ए, या माइनस क्या लिखूंगा, रुको, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। देखो बेटा ये जो थीटा वाला पार्ट है ना, इसमें सब में अपन ने ए म्यू आर और म्यू वी लिखा है। ये जो डैश वाला है ना, इसमें सब जगह डैश लगा देते हैं। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कि जो 2 अलग अलग प्रिज्म है बेटा, उनके लिए ये जो थीटा डैश वाला है, ये दूसरा वाला है, पहला वाला क्या था बेटा? नॉर्मल था। अब आपने थीटा डैश और थीटा की वैल्यू डाल दी। थीटा का फॉर्मूला था म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए था, वही फॉर्मूला आपने लिख दिया, बस इसमें डैश डैश डैश, इसमें नॉर्मल कर दिया। यहां से बेटा ऑटोमेटिकली देखो, क्या मेरे पास ए डैश का फॉर्मूला नहीं आ गया? आपसे यही पूछा जाता है, आपसे बोला जाएगा कि ए डैश बताओ, तो देखो ए डैश निकालना कितना आसान है। यू कैन डायरेक्ट इधर लिख दो, किधर लिख दो बेटा? यहां से बेटा देखो ए डैश सीधे सीधे आ जाएगा माइनस ए, कोई दिक्कत? साथ में बेटा आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। अब आप खुद देखो बेटा, ये फॉर्मूले जब देखते हैं तो देखने में तो टिपिकल ही लग रहा है, करेक्ट, बट अगर थोड़ा सा दिमाग से लिखोगे तो फिर ये हल्का लगेगा, वरना आपको एग्जाम में ना बहुत परेशान करेगा ये। क्लियर मेरी बात? तो आराम से देखना है कि नो डिस्पर्जन मतलब थीटा प्लस थीटा डैश 0 होना चाहिए, थीटा डैश माइनस थीटा होना चाहिए। इसके अलावा जो भी थीटा की वैल्यू है वो डाल दो, डायरेक्ट फॉर्मूला जो पढ़ रखा था ऐसे ही थीटा में डाल दो, और उसके बाद ए डैश निकाल दो। अपने आप देखो ये नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन का मतलब था कि बेटा ये उल्टा आएगा प्रिज्म,
क्लियर? बोले यस। यानी कि जब हमें क्या चाहिए था, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, तो उसमें एक पार्ट तो बेटा ये काम आता है अपने, एक पार्ट तो ये काम आता है, ठीक है। दूसरा जो काम, दूसरा वो भी ध्यान से सुनना, वो बेटा दूसरा पार्ट ऐसे काम आता है, ऐसे समझो कि आपको बोलेगा कि ठीक है ये तो क्लियर हो गया कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन है, तो विदाउट डिस्पर्शन रिलेटेड कॉन्सेप्ट लिख दिया, बट आपसे बोल देगा कि हमें एक काम करो ना, डेल नेट भी बता दो, आप डेल नेट भी बता दो, क्योंकि डेविएशन तो हो ही रहा है। मैंने कहा हाँ हो तो रहा है, अब फिर सुन लो अगर आप पूछना चाह रहे हो तो बेटा नेट डेविएशन के लिए हम लिखेंगे डेल्टा प्लस डेल्टा डैश। बोले बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सुनना। आज ही बताया था पिछले वाले लेक्चर के, मतलब पिछली स्लाइड में, कि ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई डेल्टा, तो यानी कि डेल्टा ऊपर ले जाओगे तो थीटा बाई ओमेगा। बोले बिल्कुल, तो क्या इसको थीटा बाई ओमेगा प्लस थीटा डैश बाई ओमेगा डैश लिख सकते हैं? बोले बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और थीटा डैश माइनस थीटा लिख सकते हैं? बोले यस सर लिख सकते हैं। तो जैसे ही लिखोगे थीटा आएगा बाहर, 1 बाई ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा डैश। बोले सर क्लियर हो गया एकदम, इसमें बस ये दिखने में ही ऐसा है, बाकी समझने में तो ये आसान है। मैंने कहा बेटा मैं भी यही बात बोल रहा था, समझे? तो ये दिखने में थोड़ा सा ऐसा है, बट समझने में बहुत ही आसान है बेटा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये अभी तक केस 1 चल रहा है। कौन सा वाला केस? बोले सर ये वाला केस, ये वाला केस अभी हमने किया है, सिर्फ ये वाला केस। क्लियर? इसमें क्या क्या पूछा है? एक तो डिस्पर्शन नो था, तो नो डिस्पर्शन की जो जो चीजें पूछ सकता है, करेक्ट। दूसरा डेविएशन भी पूछ सकता है क्योंकि वो हो रहा है। बोले सर 2 मिनट का टाइम दे दो है ना, थोड़ा सा एक बार ये दिमाग में घुस जाए, उसके बाद फिर आप आगे वाला केस उठाना। मैंने कहा ठीक है टाइम लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ाना है ना, और आराम से ही पढ़ना है। तो तुम आराम से एक बार इसको देख लो, समझ लो, दिमाग में बिठा लो। इसके बाद में क्या करूंगा, अगली स्लाइड लूंगा और उसमें अगला केस दिखाऊंगा। बोले ठीक है सर। इसके अलावा बेटा आप वीडियो पॉज भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि देखो मुझे तो आगे बढ़ना ही है, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से आराम से समझ लो, है ना। 10-20 सेकंड मैं भी दे देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आराम से दिमाग में इसको पेनिट्रेट करो, एब्जॉर्ब करो, रीड कर लो, लिख लो, उसके बाद ही बेटा अगले केस पे बढ़ना। बोले ठीक है सर। अब मैं बढ़ूँ? देखो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो दोबारा, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ने जा रहा हूँ, ठीक। अगला केस, अगला केस देखो क्या कह रहा है बेटा। अगला केस कह रहा है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, मतलब डिस्पर्जन तो हो लेकिन डेविएशन ना हो। देखो डायग्राम समझना, ये डायग्राम 98% बच्चों को नहीं पता होता, वो अपने दिमाग में कुछ और ही पिक्चर बनाए बैठे होते हैं। ये यहां से व्हाइट लाइट गई, व्हाइट लाइट गई, 7 कलर में स्प्लिट हुई, करेक्ट। उल्टा प्रिज्म रखा हुआ था, वही कहानी। ए ये वाला कितना, ए डैश, सेम कहानी। 7 कलर में स्प्लिट करी, उसके बाद भी ऐसे स्प्लिट चलती गई, यानी जब दोनों प्रिज्म से बाहर निकली तो सातों कलर अलग के अलग है ना, रेड अलग है, वॉयलेट अलग है। बोले ठीक है सर। इसके अलावा ये जो रे थी, इसको सीधा खींच दोगे तो मैंने डॉटेड लाइन से बना दी। ये जो लाइन है ना बेटा, यहां पर आना चाहिए था आपका, यहां पर बेटा आना चाहिए था आपका येलो कलर, यानी ऐसे, समझे बात को। तो जब येलो कलर अगर बीच में आ गया और व्हाइट लाइट इधर थी, येलो का मतलब रेड और वॉयलेट का एवरेज, तो ये येलो और ये व्हाइट एक ही लाइन में जा रहा है, करेक्ट। ये क्या कर रहा है, येलो और व्हाइट एक ही लाइन में जा रहा है, मतलब कोई डेविएशन नहीं हो रहा, सीधा सीधा चला गया। समझ गए बात को? ये मतलब होता है नॉट डेविएशन, नो डेविएशन, करेक्ट। तो डिस्पर्जन हुआ, डेविएशन नहीं हुआ। बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, यहां तक एकदम क्लियर है। अब बस ये थोड़ा सा ये और बता दो इसका। मैंने कहा मैं बढ़ाने जा रहा हूं आगे, देखो अच्छे से समझना बेटा ना, अच्छे से। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, फिर से वही कहानी है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि भाई क्या बोला था आपको, नो डेविएशन बोला था। मैंने बोला क्या बोला था बेटा, नो डेविएशन, ठीक है। तो बेटा नो डेविएशन का मतलब क्या हम लिख सकते हैं, डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इक्वल टू 0? बोले यस सर लिख सकते हैं। क्या हम लिख सकते हैं डेल्टा डैश इक्वल टू माइनस डेल्टा? बोले यस सर लिख सकते हैं। इसके अलावा डेल्टा डैश, डेल्टा डैश का मतलब बेटा म्यू येलो माइनस म्यू येलो डैश -1 इंटू ए डैश। बोले यस सर। और इसके अलावा बेटा माइनस डेल्टा की जगह म्यू येलो -1 इंटू ए, यानी यहां से बेटा जो ए डैश आएगा वो -a म्यू येलो -1 डिवाइडेड बाय म्यू येलो डैश -1। बोले ठीक है सर। यानी कि मैंने क्या किया बेटा, मैंने एग्जैक्टली सेम एनालिसिस जो पहले किया था बेटा,
सेम वैसा का वैसा एनालिसिस दोबारा कर दिया, लेकिन तब नो डिस्पर्जन के लिए किया था, अब नो डेविएशन के लिए किया। बोले आप याद करो बेटा, वहां पर भी ऐसा करने के बाद, क्योंकि वहां पे नो डिस्पर्जन था तो डेविएशन पूछा था, यहां पे नो डेविएशन है तो डिस्पर्जन पूछेगा। तो अगर मुझसे पूछ ले कि भाई कितना डिस्पर्जन होगा, एंगुलर डिस्पर्जन, तो बेटा क्या थीटा प्लस थीटा डैश करेक्ट विल बी नेट थीटा। बोले यस सर, ये तो बिल्कुल 100% करेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा आराम से देखना, ओमेगा अभी आपको बताया था थीटा बाय कितना है, डेल, तो थीटा को ओमेगा डेल बोल सकते हैं। बोले यस सर, तो इसको ओमेगा डेल प्लस ओमेगा डैश डेल डैश। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी एब्सोल्युटली क्लियर। इसी के बाद बेटा देखो, आपने यहां लिखा हुआ है डेल्टा डैश इक्वल टू कितना, माइनस डेल्टा। कहां पे लिखा है बेटा, देखो यहां पे लिखा है, दूसरे कलर से दिखाते हैं, ये रहा, डेल्टा डैश इक्वल टू माइनस डेल्टा। तो यहां से बेटा अपन सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इसका मतलब डेल्टा अगर कॉमन लिया तो अंदर बचेगा ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, और बेटा ये अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, नेट डेविएशन। तो कुल मिलाकर के बेटा आपसे, सॉरी नेट डिस्पर्जन, तो कुल मिला के आपसे क्या पूछ लिया गया, नेट डिस्पर्जन, करेक्ट, जब डेविएशन ना हो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा। अब इन फॉर्मूलेज में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और आपको आंसर्स निकालने पड़ेंगे। तो ये है ट्रिकी, मैं मानता हूं इसमें काफी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, और अभी तो जो आगे भी पार्ट आएगा ना वो ऐसा ही आएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है। तो देखो इसको बहुत ज्यादा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हमें समझनी है, बट बहुत ज्यादा कूदना नहीं है उसमें। हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए कि जितने फॉर्मूलेज मैं बता रहा हूं आपको, आप उनको दिमाग में अच्छे से बिठा लो और उनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बस आंसर निकाल दो। इतना काम बहुत है मेरे लिए, आपके क्वेश्चंस कहीं नहीं फंसेंगे, 100% आई कैन गारंटी दैट, 100% आपसे, राइट। तो मेरी बात समझ आई बेटा? अगर मेरी ये बात समझ आ गई तो इसको आराम से नोट कर लो, करेक्ट। मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, दो केस हो सकते हैं, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, उसमें एक तो आपको बेटा जैसे नो डेविएशन वाली केस पूछेगा और डिस्पर्जन पूछेगा। कभी बोल सकता है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, सॉरी डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, तो उसके अंदर फिर नो डिस्पर्जन वाले केस पूछ लेगा, नेट डेविएशन पूछ लेगा, जो इससे जस्ट पहले हमने किया था। क्लियर बेटा? तो इसे अच्छे से समझ के डीप ब्रेथ लो, अच्छे समझो, एब्जॉर्ब करो, प्रॉपर नोट्स कॉपी में लिख लो, 2-3 बार वीडियोस को देख के आपको बैठ के याद ही करने पड़ेंगे। किताबों में देखोगे आपको और कॉम्प्लेक्स लगेगा, समझ में नहीं बैठेगा कि चल क्या रहा है, करेक्ट। फिर फॉर्मूले याद करने की कोशिश करोगे और उसमें और ज्यादा कंफ्यूज होगे। तो थोड़ा सा तरीके से समझ लोगे, थोड़ा सा पेशेंस के साथ, तो ये टॉपिक आपके ग्रिप में आ जाएगा। बोले ठीक है सर, यहां तक क्लियर है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं बढ़ूं बेटा आगे? बस बेटा ये लास्ट पार्ट है आज के लेक्चर का, बस लास्ट पार्ट है ना, खत्म करने जा रहे हैं क्लास को। तो देखो इस लेक्चर में हमने को क्या देखना था, लास्ट पार्ट था, क्योंकि डिस्पर्जन हम पढ़ लिए थे, है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया बेटा, एक छोटा सा पार्ट उठा लिया, जिसे मैं क्या कहता हूं जनरली बेटा, दिस इज क्रोमेटिक एब्रेशन एंड ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कि भाई ये है क्या चीज। तो देखो बेटा, क्रोमेटिक एब्रेशन इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट। ये क्या है, एक डिफेक्ट है, एक प्रॉब्लम है, करेक्ट। किस में होती है बेटा, लेंस में होती है, क्योंकि लेंस कुछ कुछ प्रिज्म जैसा होता है। तो जब भी बेटा व्हाइट लाइट जाती है, देखो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि यहां से बेटा ये व्हाइट लाइट इधर गई, और जब व्हाइट लाइट इससे टकराती है, करेक्ट, अच्छा उधर हो रहा है बेटा, करेक्ट उधर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, काम दोनों में एक ही हो रहा है ना। यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो हमने क्या किया बेटा, क्लियर कर दूं पूरा, ये रहो। तो देखो हमारे पास क्या है बेटा, इफेक्टिवली अगर देखोगे एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के अंदर, सबसे पहले एक्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है वो बता रहा हूं। तो एक्रोमेटिक जो एब्रेशन है बेटा, है ना, ध्यान से सुनना। तो एक्रोमेटिक एब्रेशन के अंदर यहां से बेटा कुछ व्हाइट लाइट गई, करेक्ट, व्हाइट लाइट गई, और बेटा ये जो व्हाइट लाइट थी ना, जब ये लेंस से पास करती है तो डिस्पर्जन होता है। देखो ये कलर 7 कलर में स्प्लिट हो गया, ये भी क्या हो गया, 7 कलर में स्प्लिट हो गया। तो फिर जब आप देखोगे, करेक्ट, तो अलग अलग कलर का अलग अलग फोकस आएगा। आप बोलोगे सर इसको लेंस मेकर फॉर्मूला से बता सकते हो क्या? मैंने कहा बिल्कुल बता सकता हूं। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था बेटा, 1/f इक्वल टू म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम -1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। मतलब वहां पे फोकल लेंथ म्यू पे डिपेंड करती थी। बोले हाँ सर बिल्कुल करती थी। तो अब आप खुद सोचो बेटा, जहां पे फोकल लेंथ म्यू पे डिपेंड करती है, करेक्ट, और अलग अलग कलर का वेवलेंथ अलग अलग है, तो अलग अलग म्यू भी है, तो वो अलग अलग फोकल लेंथ आएगी ना। बोले हाँ सर, फिर बताऊं, फोकल लेंथ म्यू पे डिपेंड करती है, म्यू वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ, करेक्ट। तो अलग अलग वेवलेंथ मतलब अलग अलग म्यू मतलब अलग अलग फोकल लेंथ। इसलिए बेटा ये क्या करते हैं, अलग अलग कलर अलग अलग फोकस देते हैं। देखो जो वॉयलेट वाला फोकस है बेटा वो पहले आएगा, रेड वाला फोकस क्या आएगा, बाद में आएगा।
यानी वॉयलेट की फोकल लेंथ कम, रेड की फोकल लेंथ ज्यादा, और बीच में बाकी कलर्स की भी आएंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, दिस डिफेक्ट इन विच मोर देन वन फोकाई आर ऑब्टेन्ड, यानी कि जिसके अंदर एक से ज्यादा फोकस ऑब्टेन होते हैं ड्यू टू डिस्पर्शन, इसी को बेटा क्या कहते हैं? क्रोमेटिक एबरेशन। इस डिफेक्ट को, इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं। बोले ठीक है सर। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है, भाई इसको ठीक कैसे करें? तो इसको ठीक करने का तरीका है कि बेटा आप दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन लो। इट्स जस्ट लाइक कि दो प्रिज्म को जब उल्टा करके लगाते थे कॉम्बिनेशन में, तो ऐसे मिलता था ना कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। अरे विदाउट डिस्पर्शन मतलब व्हाइट लाइट का व्हाइट लाइट। अब तो सातों कलर बचे ही नहीं, जब सातों कलर का अलग अलग बन ही नहीं रहा तो फोकस भी अलग अलग नहीं आएगा ना। बोलेगा हाँ सर, आप जो बोल रहे हो दिमाग में थोड़ा थोड़ा जा रहा है, एक बार और बताओ। अरे एक बार और भाई, अगर नो डिस्पर्जन का केस हुआ तो व्हाइट लाइट आई, 7 कलर में स्प्लिट हुई, वापस 7 कलर को कंबाइन करी और व्हाइट लाइट निकल गई। तो अब एक ही कलर की लाइट निकल रही है, तो इफेक्टिवली एक ही फोकस मिलेगा। बोले हाँ सर। तो ये जो दो लेंस लग रहे हैं देखो, एक दूसरे के उल्टे लगे हुए हैं। तो एक दूसरे के उल्टे लगे हुए मतलब एक दूसरे की फोकल लेंथ एक किसी की पॉजिटिव है तो दूसरे की नेगेटिव होगी, ताकि ये दो ऐसे प्रिज्म की तरह काम करें जो एक अगर ऐसा है तो दूसरा उसका उल्टा है। बोले सर बना के दिखाओ। मैंने कहा एक ऐसा तो एक ऐसा, समझ गए? ऐसा बेटा। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अच्छे से समझना। तो ये हमने देख लिया क्रोमेटिक एबरेशन होता क्या है, फिर हमने ये भी देख लिया कि भाई ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन विच इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन। बेटा जहां तक फॉर्मूले की बात करें, इसकी फोकल लेंथ हम कितनी मान लेते हैं? f1, इसकी फोकल लेंथ हम कितनी मान लेते हैं? बोले f2। तो बेटा अगर दोनों की फोकल लेंथ f1 और f2 है, राइट, इसके अलावा और क्या हमें गिवन होता है? डिस्पर्सिव पावर, ये ओमेगा 1 और ये कितनी? ओमेगा 2। तो बेटा अपन सीधे सीधे यहां से बोल सकते हैं कि भाई ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय कितना? f1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय कितना बेटा? f2। ये कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे बेटा फोकल लेंथ दे देगा दोनों लेंस का और बोलेगा डिस्पर्सिव पावर का रेशियो बताओ। डिस्पर्सिव पावर्स दे देगा, बोलेगा फोकल लेंथ का रेशियो बताओ। एक फोकल लेंथ दे देगा, दूसरी फोकल लेंथ पूछेगा, दोनों की डिस्पर्सिव पावर दे देगा। तो दिस फॉर्मूला कैन बी वेरी इजीली यूज्ड। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि f1 एंड f2 विद साइन रखने आपको, विद साइन। समझे बात को? विद साइन। आप ऑटोमेटिकली देखो जब ये इधर जाएगा तो f1 f2 का नेगेटिव आ जाएगा, मतलब एक दूसरे के उल्टे आएंगे। समझ गए? तो आप जब वैल्यूज डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा एक दूसरे का उल्टा है। आई होप बेटा दिस इज वेरी क्लियर टू यू। तो आज बेटा इसी के साथ मैं ये जो प्रिज्म वाला पार्ट है इसे कंप्लीट करता हूं। करेक्ट, आई कंक्लूड दिस लेक्चर। और हम जब अगले पार्ट में मिलेंगे, लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, करेक्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि वो ज्यादातर बच्चों को समझ नहीं आती है, तो उसमें हम देखेंगे बेटा जितने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसके अलावा रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और इसके अलावा रेनबो। तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें मैं लास्ट लेक्चर में लेके आऊंगा, एंड विद दैट विल कंप्लीट द एंटायर रे ऑप्टिक्स। आई होप दिस इज क्लियर। बेटा अगर आपको लगा कि ये वीडियो हेल्पफुल था, कुछ चीजें समझ आई, थोड़ा सा काम का था, तो यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, राइट। यू कैन अप्रिशिएट बाय लाइकिंग द वीडियो, राइट। आपको लगता है कि कुछ और मॉडिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है, यू हैव एनी सजेशन, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। बेटा विल लुक आफ्टर इट, विल लुक इनटू इट, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट बेटा, कीप स्टडिंग विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्शन, विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। आसपास बहुत कुछ खराब चल रहा है, देखना नहीं है, सुनना नहीं है, अपनी पढ़ाई में लगे रहो, बिकॉज दैट इज द बेस्ट दैट यू कैन डू। वरना तो बेटा होने को 1000 चीजें हो रही है, बट हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है कि हम पढ़ सकते हैं अपने ब्रेन को थोड़ा फोकस करते हुए और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रहते हुए। This is the thing with which I'll conclude this lecture. Thank you so much. Take care. Stay safe. Bye bye, beta. We'll meet again. Take care.